हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा वॉइस वीडियो सब ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे। चले, सबसे पहली बात तो भाई ये आपका रिवीजन शेड्यूल है। मेरे मुताबिक आपको ये फॉलो करना चाहिए। आप अपने मुताबिक कुछ भी फॉलो करें, दैट्स अप टू यू, बट मेरे मुताबिक आपने ये फॉलो करके चलना चाहिए। ये मैंने रिवीजन शेड्यूल आपको टाइम समेत जान के दिया है ताकि आपके पास थोड़ा सा फायदा हो जाए। ये हमारी एक फैटर्निटी मेंबर है, उनकी बड़ी मेहनत है इसमें, जिन्होंने ये बनाया है, तो इतना टाइम तो हमारे पास भी नहीं था भाई। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है एक्सप्लेन कर दिया है। भाई सबसे पहले अपने पास ये आज का जो दिन है, आज आपने अपना दिमाग सारा पार्ट बी पे लगाना है। पार्ट बी 20 मार्क का है और 20 मार्क के लिए पार्ट बी के अंदर जो है क्वेश्चन अच्छे से आएंगे। यहाँ पे 5 से 8 बजे कैश फ्लो लिखा हुआ है। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने अभी तक कोई पढ़ाई शुरू नहीं करी है। मैं अभी सबहेड मेजरहेड से शुरू करा रहा हूँ एक बेसिक टॉपिक के साथ। जिन्होंने कर लिया बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा फिर से करेंगे अपने पास। यहाँ पे कैश फ्लो, रेशियो, बैलेंस शीट, कंपेरेटिव कॉमन साइज ये है। इसका जो एक ब्लूप्रिंट है वो हम लोगों ने पहले से जो है आप लोगों को दे रखा है, पर जिन बच्चों के पास नहीं हो तो वो अब अपने पास जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लिख लेना। ये मैंने इसका ब्लूप्रिंट आपको पहले से लिखवा रखा है भाई। एक तो है कैश फ्लो। कैश फ्लो आपके पास जो है 8 मार्क का है। इसका क्वेश्चन नंबर 34 आएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 आएगा। ये 6 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये 1 मार्क का। ये कैश फ्लो के 8 मार्क के सवाल है। फिर है रेशियोज। रेशियो 5 मार्क का आएगा, एक 4 मार्क का क्वेश्चन और एक 1 मार्क का क्वेश्चन। अब ये भी हो सकता है कि 4 मार्क का ही आ जाए, 1 मार्क का आ ही ना, लेकिन 5 मार्क उन्होंने बोल रखा है सीबीएसई ने, जो कि आना चाहिए। फिर है कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये आपका 4 मार्क का है या 3 मार्क का, दोनों में से कोई एक होगा, एक ही क्वेश्चन आएगा। फिर है आपका सब हेड मेजर हेड, 3 मार्क का एक ही सवाल आएगा। और फिर एक है चैप्टर नंबर 2 जो पार्ट बी में है। ये यहां से थ्योरी का एक क्वेश्चन आ सकता है। अब थ्योरी का भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि एक ही मार्क का हो सकता है कि सब हेड मेजर हेड आपको 1 मार्क का दे दे और 3 नंबर का थ्योरी ही डाल दे, ये भी हो सकता है। तो आप मान के चलो चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों के दोनों मिला के आपके पास जो है 3 या 4 मार्क के बनेंगे। तो इसको अपने पास लीनियंसी में मत लेना। इसलिए आज का जो पूरा दिन है, जितनी देर रात तक पढ़ सकते हो, सिर्फ पार्ट बी पे लगाना है। पार्ट बी में सबसे पहले करना क्या है, सब हेड मेजर हेड सबसे पहले, कंपैरेटिव कॉमन साइज उसके बाद, फिर ये थ्योरी वाला चैप्टर अपने पास, फिर रेशियो, फिर कैश फ्लो। ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है। ये कहीं पे अपनी कॉपी में लिख ले, क्योंकि आपने ये ऑर्डर अपने पास जो है मेंटेन रखना। सबसे पहले आप करेंगे सब हेड मेजर हेड, जो आप मेरे साथ अभी कर रहे हो। फिर आप करोगे अपने पास कंपैरेटिव कॉमन साइज। ये पकड़ियो, ये एक और ले ले। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा, ये सब हेड मेजर हेड वाले जो है, मैंने उस पर आपके ग्रुप पे भी जो है वो डलवाने के लिए बोल दी है, तो अभी आपके पास ही ग्रुप पर भी आ जाएंगे। तो ऑर्डर आपने ये फॉलो करना है। आज का पूरा दिन आपने सब हेड मेजर हेड पे अच्छे से काम करना है, कंपैरेटिव कॉमन साइज पे अच्छे से काम करना है। उसके बाद फिर आप आओगे जो चैप्टर 2 पार्ट बी का है, जो थ्योरी वाला है, फिर आपका रेशियो, फिर आपका कैश फ्लो। आपने किसी भी हालत में कल 2 बजे से पहले पहले पार्ट भी खत्म करना है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कल 2 बजे से पहले पार्ट भी खत्म हो जाना चाहिए। 2 बजे से पहले पहले का ये आपकी डेडलाइन है। वो कैसे होगा, जब एटलीस्ट आपके आज 3 टॉपिक हो जाएंगे। ये 3 टॉपिक कौन कौन से, सब हेड मेजर हेड, कंपैरेटिव कॉमन साइज और साथ में ये पार्ट भी। तो रेशियो कैश फ्लो कल अगर आप अर्ली शुरू करोगे तो ये कैश फ्लो के साथ जो हो जाएगा। अपने आप को स्ट्रेस्ड आउट मत करना, लेकिन जितना भी अपने पास कर सकते हैं उसको अच्छे से करना है। सारी रिवीजन में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है एससी शर्मा। ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। आप कुछ भी करो, टीएस करो, सुभाष डे करो, कोई मर्जी बुक करो, लेकिन पहली प्रायोरिटी है। अब पहली प्रायोरिटी का मतलब, जैसे मैंने सब हेड मेजर हेड रिवाइज करा, तो मैं एससी शर्मा में जहां जहां इसके क्वेश्चन है वो सारे खत्म कर दूंगा एक बारी में उठा के। जैसे ही मैंने पार्ट भी रिवाइज करा चैप्टर 2, ये एससी शर्मा में जितने क्वेश्चन है मैं सब खत्म कर दूंगा। जैसे ही कंपैरेटिव कॉमन साइज करा, एससी शर्मा में जितने क्वेश्चन है सब खत्म कर देंगे। तो ये आपका ऑर्डर चलना चाहिए। तो आप कल 2 बजे से पहले ये फॉलो करोगे, ठीक है। अभी जो हम लोग सब हेड मेजर हेड्स हैं उसके ऊपर कुछ काम कर रहे हैं। आ जाओ जरा, सब हेड मेजर हेड्स के लिए कुछ चीजें बता रहा हूं, उसके ऊपर आपने कुछ चीजें करनी है। आप लोगों को रिवीजन बुकलेट जो है हार्ड कॉपीज मेरे ख्याल से कल परसों में मिल जाएंगी। अभी मेरे पे प्रिंट्स आए नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में आप लोगों को जो है अभी कुछ दिनों में दे दूंगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जो कि थोड़ा सा अपने पास काम उसमें ज्यादा है, तो वो चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और हैंडआउट्स के अंदर जो जो चीजों पे मैं स्टार लगवा रहा हूँ वो स्टार लगा लेना, वो आपके इस बार के लिए एक्सपेक्टेड है।
लो जी, चले क्विकली जरा अपने पास पार्ट बी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, सबका ध्यान जरा सामने हो, एक क्विक रिवीजन है बस एक। हम लोगों ने जब अपने पास ये वाला टॉपिक शुरू किया था तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ईयर एंड स्टेटमेंट होती है। कीवर्ड ध्यान रखना, ईयर एंड स्टेटमेंट मतलब साल के आखिरी में बनती है, और प्रिपेयर बनती है किसके लिए? रिजल्ट्स के लिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो कीवर्ड है, साल के आखिरी में और किसके लिए? रिजल्ट्स के लिए। ये साल के बीच में नहीं बनती है। अगर ये साल के बीच में बनती तो इनका नाम पड़ जाता इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में नहीं है। इंटरिम का मतलब ही होता है इन टर्म। हो सकता है पेपर में पूछ ले कि इन टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट और खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क है, मतलब सिर्फ इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो जो ये बनती है ये ईयर एंड में बनती है, ये सिलेबस में है। ये जो बनती है ईयर एंड में नहीं बनती, ये कब बनती है? साल के बीच में। जैसे मान लो आज मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने कहा कि भाई तुम आज के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आओ, तो मैं उनसे बोलूंगा भाई आज तो मैं बनाता नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं तो साल के आखिरी में बनाऊंगा। वो कहेगा भाई हम नहीं जानते, तुम आज लोन लेने आयो, आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ हमें। तो उसके लिए मैं कौन सी स्टेटमेंट बनाऊंगा? इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट ये सिलेबस में नहीं है। सो ईयर एंड पे बनने वाली स्टेटमेंट और जो क्या बता दे? रिजल्ट्स, उसी को नाम क्या दिया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड, ये जो रिजल्ट्स हैं, ये रिजल्ट्स भी अपने पास जो है तीन फॉर्म में होते हैं, जिसमें से सबसे पहले है प्रॉफिटेबिलिटी, दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन और तीसरा है एनालिसिस। प्रॉफिटेबिलिटी के लिए हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, और एनालिसिस के लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन तीनों के अलावा एक चीज और होती है जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये तीन चीजें हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, एक बैलेंस शीट, एक सीएफएस। वो नाम भी पता होना चाहिए और ये पर्पस भी पता होना चाहिए। आपसे पूछेगा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल क्यों बनाते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बनाते हैं। सीएफएस अपने पास जो क्यों बनाते हैं? एनालिसिस के। बैलेंस शीट अपने पास जो क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन। जैसा मैंने कहा एक और होता है जो सिलेबस में नहीं है, वो है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बनता ये भी एनालिसिस के लिए। आपके सिलेबस में सिर्फ ये तीन चीजें हैं, ओनली ये तीन चीजें। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है, और हर कंपोनेंट का पर्पस क्या है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा नीचे मैंने ये बता भी दिया कि एफएस के कंपोनेंट्स क्या है। मैंने ऑल दो यहां पे चारों लिखे हैं, पर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिखकर चारों आना। पहला क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जो कि है बैलेंस शीट, फिर है स्टेटमेंट ऑफ पी&एल जो कि है पी&एल अकाउंट, फिर है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये सिलेबस में नहीं है, फिर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान रहे इनका ऑर्डर मस्ट है, मतलब ये ऊपर नीचे नहीं हो सकता। हम किसी भी कंपनी की स्टेटमेंट खोलेंगे तो उसमें पहली हमेशा क्या होगी? बैलेंस शीट, फिर दूसरा क्या होगा? पी&एल, फिर तीसरा क्या होगा? चेंजेस इन इक्विटी, और फिर अगेन जो चौथा होगा वो क्या होगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना, ओके। इसके अलावा कानून में कुछ बातें लिखी हुई हैं। अब कानून के अंदर जो उन्होंने बातें बोली हैं उसके ऊपर अपने पास कुछ चीजें आ रही है। जैसे कह रहा है कि एज पर दी लॉ, तो लॉ के ऊपर कुछ बातें हैं। लॉ में जो है इसका सारा जितना भी चिट्ठा है वो किस में दिया हुआ है? शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 के अंदर ध्यान रखना, जब आप शेड्यूल 3 लिखेंगे तो 3 ऐसे नहीं लिखना, 3 रोमन में लिखना। तो शेड्यूल 3 है, शेड्यूल 3 किसका है? कंपनीज एक्ट का। फिर कंपनीज एक्ट का जो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्मेट बताता है। कैसे बताता है? ध्यान दें, कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3। अब इसके भी दो पार्ट है, एक है पार्ट 1 और एक है क्या? पार्ट 2। इन्होंने ये पार्ट 1 पार्ट 2 अजीब तरीके से लिखा है। ये 1 रोमन में है, ये 2 भी रोमन में है। पार्ट 1 किसके बारे में बात करता है? बैलेंस शीट। पार्ट 2 किसके बारे में बात करता है? पी&एल अकाउंट। ये बेसिक थ्योरी। अभी तक जितना हम लोगों ने कवर किया वो ये कवर किया। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताते जाओ। दो कीवर्ड थे, क्या दो कीवर्ड थे? पहला कीवर्ड साल के आखिरी में बनता है, और किस लिए बनता है? दूसरा रिजल्ट्स। तो दो बातें पता होनी चाहिए, व्हेन एंड व्हाई, ओके। हमने इसी से मिलता जुलता एक कंसेप्ट और पढ़ा, आईएफएस, जो कि था इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें और इसमें फर्क क्या है? बताते तो ये भी रिजल्ट्स है, और फर्क क्या है? ये साल के बीच में बनता है, मिड ऑफ ईयर। बात समझ में आती है? सिलेबस का पार्ट नहीं है। फिर हमने पढ़ा एफएस के कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट का हमने ऑर्डर पढ़ा कि पहले बैलेंस शीट है, फिर पी&एल है, फिर चेंजेस इन इक्विटी है, और लास्ट क्या है? कैश फ्लो। फिर हमने ये पढ़ा कि इन सब का भी अपना पर्पस है।
बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। पीएनएल का जो पर्पस अपने पास है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तीसरा तो सिलेबस में ही नहीं है। और चौथे का पर्पस अपने पास क्या है? एनालिसिस। फिर हमने ये पढ़ा कि इनमें से जो बैलेंस शीट है ये पार्ट 1 है, और जो इसमें से ये पीएनएल अकाउंट है ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 पार्ट 2 किसका है? ये है शेड्यूल 3 का, और शेड्यूल 3 जो है वो किसका है? कंपनीज एक्ट। ये समरी बन गई। जो जो आप करते जा रहे हो, जैसे आपने रिवीजन बुक से रिवाइज करा, एक कॉपी पे जाके फटाफट से उसको गो थ्रू करना है, क्योंकि पेपर से एक दिन पहले सिर्फ आपके हाथ में रिवीजन बुक होगी, आप उसी में से पढ़ रहे होगे, तो कनेक्ट करना चाहिए बार बार। ओके, और देखें इसके अलावा आगे नेक्स्ट, अब ये जो पार्ट 1 शेड्यूल 3 का, ये किसके बारे में बात करता है? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट हम लोगों ने अपने पास जो पहले से पढ़ी हुई है, तो बैलेंस शीट के अंदर अपने पास जो ये चीजें काम की थी, ये मैं क्विकली बताऊंगा, आप लोगों ने नोट नहीं करना, सिर्फ समझते हुए चलना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में बैलेंस शीट बनाने के लिए सिर्फ शेयर्स में आएगी, वो भी सिर्फ शेयर का हिस्सा, बाकी कहीं बैलेंस शीट नहीं आने वाली। तो बैलेंस शीट में पहली जो हेडिंग है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी। ध्यान रहे ये हेडिंग है। इस हेडिंग के अंदर अपने पास जो है 4 मेजर हेड्स है। 4 मेजर हेड कैसे? शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। लेकिन अगेन एक है जो सिलेबस में नहीं है, जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये सिलेबस में नहीं है। जो सिलेबस में नहीं है आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये शेयर होल्डर फंड, ये नॉन करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी, ये सब मेजर हेड्स है। अब इनके अंदर कुछ सब हेड्स है। शेयर होल्डर फंड में है शेयर कैपिटल और दूसरा रिजर्व सर्प्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में 4 चीजें हैं और वही 4 चीजें करंट लायबिलिटी। ध्यान देना, नॉन करंट लायबिलिटी का पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दूसरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहां पे इसका आखिरी लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसका आखिरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन। यहां पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है। अगर मैं टी फॉर टैक्स बोल रहा हूं तो यहां पे टी फॉर ट्रेड पेबल है। मैंने बताया था ये कि यहां पे टी से याद रखना है, टी फॉर टैक्स, तो यहां पे टी फॉर क्या आ जाएगा? ट्रेड पेबल। और फिर यहां पे था अदर नॉन करंट लायबिलिटी, तो यहां क्या है? अदर करंट। इसका मतलब इक्विटी लायबिलिटी वाली साइड में एक हेडिंग है, उसके अलावा 3 मेजर हेड्स है। मैं 3 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चौथा उसमें नहीं है इसलिए। और इन्हीं के अंदर जो सब हेड्स हैं अपने पास वो ये है 1 2, फिर 1 2 3, 1 2 3 4। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सिलेबस में नहीं है। शायद आपको याद हो यहां पे एक और होता था शेयर वारंट मनी, मैंने कहा था ये भी सिलेबस में नहीं। ओके, इसके अलावा बैलेंस शीट का दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में हेडिंग क्या है अपने पास? एसेट्स। और एसेट्स सिर्फ 2 प्रकार के हैं, एक नॉन करंट एसेट्स, एक करंट एसेट। नॉन करंट एसेट को याद रखने का तरीका था टिक्की एंड डोनट लो, याद है? जिसमें टी फॉर अपने पास क्या था? टेंजिबल, फिर आई फॉर था इंटेंजिबल, फिर कैपिटल WIP था, फिर इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट था, फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था, डेफर्ड टैक्स एसेट था, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस था, और अदर नॉन करंट एसेट्स था। ठीक है भाई, याद रहेगा, निमोनिक कोड याद है। इसमें भी अपने पास जो डेफर्ड टैक्स एसेट है सिलेबस में नहीं है। टेंजिबल को अब आप टेंजिबल नहीं लिखोगे, अब आप टेंजिबल को पीपी लिखोगे। पीपी की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अपनी कॉपी में कहीं पे लिखो, टेंजिबल की जगह हर जगह पे आपने पीपी लिखना है, ये अमेंडमेंट है आपकी। अब आप कहीं पर भी टेंजिबल नहीं लिखेंगे, अब आप हर जगह पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखेंगे उसकी जगह पे। जो बातें ऐसी हैं जो पेपर से एक दिन पहले स्ट्राइक करनी चाहिए ताकि उसमें गड़बड़ ना हो, तो वो अपनी कॉपीज में कहीं ना कहीं आपके पास होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जब आप समरी बुक खोलो तो उसके बाद फिर आपको दोबारा कॉपी खोलनी पड़े, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके पास हाईलाइट रहनी चाहिए। ओके, फिर हमने बात करी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स के अंदर भी यही सब है, बस करंट एसेट में होता क्या है कि 6 एलिमेंट आएंगे और इनको याद रखने का तरीका बदल गया। सबसे पहले करंट से हम लोगों ने बना दिया करंट इन्वेस्टमेंट, फिर मैंने बताया था ये आई आया था तो आई से हमने बना दिया इन्वेंट्री, फिर मैंने बताया था ये इन्वेंट्री के अंदर टी और आर आता है, ये TR, तो इससे बन गया ट्रेड रिसीवेबल। चौथा मैंने बताया था हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर था अपने आखिरी के 2 यही होंगे जो यहां है, तो ऊपर LTLA है, नीचे STLA आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, फिर ऊपर अदर नॉन करंट एसेट है तो यहां पे अदर करंट एसेट्स आ। ओके, पक्का? यही बैलेंस शीट हम लोगों ने आपकी यहाँ पे बुक के अंदर भी दे दी है। जब आप इसको अपने पास घर पे रिव्यू करोगे तो ये सब वही है। जिन पे मैंने स्टार लगा रखा है ये सब आउट ऑफ सिलेबस है,
नीचे मैंने इनको जानबूझ के हाईलाइट करवा के दिया है कि जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो जैसे ऊपर एलटीबी नीचे एसटीबी, ऊपर डेफर्ड टैक्स में टी हाईलाइट तो नीचे ट्रेड पेबल हाईलाइट, ऊपर ओएनसीएल तो नीचे ओसीएल, ऊपर एलटीपी नीचे एसटीपी, ये अपने पास खत्म। फिर जब आप एसेट्स में जाओगे, ये एसेट्स आ गए, निमोनिक कोड यहां पे दिया हुआ है टिक्की एंड डोनट लो, उसके नीचे आपके पास जो है करंट एसेट्स में, ये भी मैंने डिफाइन करा है, अगर ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। मैं चाहता हूं जब आपके पास वो किताब आप खोल रहे हो तो आपकी ना क्लास रिवाइज हो रही हो, ये नहीं कि उस टाइम पे कुछ नया ही पढ़ लिया, तो नया नहीं। जैसे करंट वर्ड से बन गया करंट इन्वेस्टमेंट, फिर ये आई से बना इन्वेंट्री, फिर इन्वेंट्री में टीआर आया तो टीआर से ट्रेड रिसीवेबल। चौथा हमेशा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है, जो कि मैंने बताया हुआ था कि इसमें 4 आइटम है उस वजह से। फिर एसटीएलए जो आखिरी के वही है, और इसके बाद जो अपना अगला आखिरी है वो वाला अदर करंट एसेट्स, वो भी इसमें अपने पास इसी तरीके से चलेगा जैसे पहले चल रहा। रही बात क्वेश्चन की मेन कि अब आपने जो की स्किल याद रखना है वो ये था, इस पे अपने पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस लगानी है। रोमन सिर्फ 2 हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडिंग। नंबर वाले कितने हैं, 1 2 3 4 ऐसे, जो कि इक्विटी लायबिलिटी में 4 है और एसेट्स में कितने हैं 2, तो इनको क्या बोलते हैं, मेजर हेड्स। फिर अल्फाबेट्स वाले कितने हैं, ए बी सी डी, ये सब, और उन ए बी सी डी के अंदर भी ये 1 2 3 4 भी चलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सब हेड्स। ये जो आखिरी मैंने लिखा हुआ है अपने पास, ये 1 2 3 4, इसके नीचे डिलीटेड मैंने लिखा हुआ है, ये थोड़ा समझना, ये चीज है। पता नहीं आपको याद है नहीं, मैंने कहा था रियल लाइफ में इनको सब हेड्स बोलते हैं, और हमारे सिलेबस में सब हेड्स ना बोल के हम इनको भी क्या बोलते हैं, सब हेड्स। तो पेपर में कहीं सब हेड लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी आपका क्या बन जाएगा, सब हेड्स। इसके अलावा ये निमोनिक कोड हम लोगों ने अपने पास जो पहले से पढ़ लिया है। करंट एसेट्स को हमें कैसे याद रखना है, हमने वो कर लिया है कि ये भी कैसे याद होगा। इसके बाद अपने पास ये रेशियो टॉपिक है, सब हेड्स मैंने यहां दिए नहीं है, उसके लिए आपके पास आपका हैंड आउट है। अब आ जाओ हैंड आउट में, जो आपका हैंड आउट है जरा वो निकालेंगे, और हैंड आउट के अंदर कुछ चीजें जो है वो जरा वो मार्क करवा रहा हूं, फटाफट उसको जो है वो जो मार्क करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो हैंड आउट है आपका, ये हैंड आउट सब हेड मेजर हेड के ऑर्डर में नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। ध्यान से देखो, ए से चीजें शुरू हो रही हैं, बी में गई, फिर सी में आ गई, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। इसमें जहां कहीं पर भी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, तो ये नोट्स आपने जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि ये नोट्स मतलब एडवांस थिंग है, तो जितने भी नोट्स वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। ऊपर हैंड आउट के ऊपर ही लिख दो, आइटम्स विद नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आइटम्स विद नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आइटम्स विद नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चले, 5 मिनट हर हेड पे देना है, याद हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट्स। आइए, हेड नंबर पहला है शेयर कैपिटल। हम किसको पढ़ रहे हैं, शेयर होल्डर फंड्स को, जिसमें हमने पढ़ा 2 चीजें आती हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व सरप्लस। पहले शेयर कैपिटल की बात करते हैं। शेयर कैपिटल में मात्र 2 चीजें हैं, एक तो ऑल कैपिटल, कैसी मर्जी कैपिटल हो, कैपिटल मतलब कैपिटल आखिरी में लगा होना चाहिए, जैसे इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, मतलब कैपिटल वर्ड लास्ट में होना चाहिए। टीचर फंसाने के लिए आपको दे देगा कैपिटल WIP, ये कैपिटल आखिरी में नहीं है, तो ये नहीं आएगा यहां पे। रट्टा कैपिटल का नहीं मारना, रट्टा मारना है तो ये मारना है कि कैपिटल वर्ड कहां होना चाहिए, लास्ट में। तो ऑल कैपिटल, ऑल कैपिटल मतलब इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, सारी। एंड इसके साथ सिर्फ एक चीज, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और कुछ नहीं आएगा यहां। तो दुनिया की हर प्रकार की कैपिटल और शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसके अलावा शेयर कैपिटल में कुछ नहीं आने वाला। रिजर्व सरप्लस में अभी आऊंगा उस पर, अभी आया नहीं हो उस पर। इसके बाद रिजर्व सरप्लस, रिजर्व सरप्लस में सारे रिजर्व्स, दुनिया का कोई भी रिजर्व हो, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, प्रोविजन की जगह कोई अपने पास हो, लेकिन नाम में रिजर्व लिखा होना चाहिए। जब तक रिजर्व वर्ड नहीं होगा तब तक रिजर्व नहीं मान सकते। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इवन सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व है, तो ये सारे रिजर्व्स यहां पे आएंगे। फिर वो बोल रहा है सरप्लस, सरप्लस का मतलब है पीनल अकाउंट। अब पीनल अकाउंट क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है। क्रेडिट होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, डेबिट होगा तो अपने पास क्या होगा, लॉस। एंड साथ में एक चीज और आ जाएगी, वो है आपका ईसॉप, जो हमने पढ़ा था, ये एक नई चीज है। ईसॉप की फुल फॉर्म होती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान।
इसी को कई लोग बोलते हैं शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। रिजर्व सरप्लस में बस ये चीज आने वाली है और कोई रिजर्व सरप्लस में नहीं आएगा। एंड जैसे अर्शिता ने कहा, एक चीज अपने पास और है, यहां पे सारी कैपिटल, सारे शेयर फॉरफीचर अकाउंट एंड कॉल्स इन एरियर। हालांकि मैं कॉल्स इन एरियर पे कुछ फंसाने वाला था, पर ये बच्चे ने बोल दिया तो अब खैर इसमें हो नहीं पाएगा। तो जितने एरियर्स हैं वो सारे किस में आएंगे, शेयर कैपिटल। बट स्टार लगा के लिख लेना, ये एज अ डिडक्शन आएगा, तभी मैंने इसको अलग लिखा है। मतलब शेयर कैपिटल तो नॉर्मली आएगा और फीचर भी नॉर्मली आएगा, लेकिन अगर एरियर्स पूछ रहा है तो एरियर नॉर्मली नहीं आएगा शेयर कैपिटल में। एरियर कैसे आएगा, जो शेयर कैपिटल है उसमें से माइनस होते हुए आएगा, तो इस पे स्टार लगा के लिखेंगे एज अ डिडक्शन। तो शेयर कैपिटल में सिर्फ 3 चीजें हैं, एक सारी कैपिटल, सारा फॉरफीचर अकाउंट और अपने पास जो है एरियर्स, और साथ में रिजर्व सरप्लस में सिर्फ 3 चीजें, सारे रिजर्व, सारे सरप्लस एंड एक नया अकाउंट जो कि है ईसॉप। हाईलाइट कर लेना, शेयर फॉरफीचर पे डबल स्टार, मतलब ये आने लायक चीज है, ये आती है पेपर में। रिजर्व सरप्लस में ईसॉप। ध्यान रखना, अगर मैं आपसे पूछता हूं प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये रिजर्व सरप्लस में नहीं आएगा, पर अगर मैं आपसे पूछता हूं टैक्स रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस में आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स रिजर्व सरप्लस का पार्ट नहीं, वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट है। और अगर टैक्स रिजर्व आ जाए तो फिर ये किसका पार्ट है, रिजर्व सरप्लस। मतलब रिजर्व सरप्लस में इंपॉर्टेंट वर्ड रिजर्व या सरप्लस होना चाहिए। इसमें से कोई भी बात ऐसी है जो लिखने लायक लग रही है उसको लिखो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। ये जो निकम्मे कह रहे हैं ये ग्रुप में नहीं आया, ये वाला असाइनमेंट ये डाल दिया बेटा मैंने, एक बार चेक कर लो आप लोग। हाँ जी, कर लिया ये, कोई दिक्कत? चलो आओ जरा असाइनमेंट में आ जाओ, असाइनमेंट में आओ। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट रीड करें। थर्ड पॉइंट के अंदर आपसे जो है बोल रहा है, हालांकि ये डिलीटेड है पर फिर भी उसने बोला यहां पे शेयर वारंट्स मिला। शेयर वारंट अपने पास किसका पार्ट है, शेयर होल्डर फंड्स का ही पार्ट है, क्योंकि वो शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व सरप्लस होता है, और एक तीसरी हेडिंग कौन सी होती है, शेयर वारंट। और शेयर वारंट जो है वो शेयर होल्डर फंड्स में तो आ गया। सबहेड में ही अपने पास सेपरेट आइटम है। सेपरेट आइटम का मतलब इसका कोई सबहेड नहीं है, ये खुद ही अपने पास एक क्या है, सबहेड है। मतलब नॉर्मली क्या है, शेयर कैपिटल अपने आप में ही सबहेड है, तो आप उसका सबहेड थोड़ा लिखोगे, आप लिखोगे ये खुद ही अपने पास क्या है, सबहेड। ओके, और आ जाओ नीचे। पॉइंट नंबर अपने पास जो है, चल जा भाई, हाँ जी, पॉइंट नंबर 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, ये सारे पॉइंट पढ़े। सबसे पहले एरियर्स है, आएगा तो मेजर हेड शेयर होल्डर फंड्स में ही और शेयर कैपिटल में ही। अब शेयर कैपिटल में भी उसने आगे नोट लिख दिया है, बताओ कौन सी शेयर कैपिटल। तो याद होना चाहिए बैलेंस शीट में सिर्फ एक ही शेयर कैपिटल आती है, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बाकी जितनी भी है ऑथराइज, इशूड, ये सब क्या है, सिर्फ शो करने के लिए। लेकिन बैलेंस शीट में कौन सी आती है, सब्सक्राइब। तो ये सब्सक्राइब में दिखाएंगे, हाईलाइट कर लेना एज ए डिडक्शन, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। मतलब कि आप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दिखाओगे, बट दिखाओगे कैसे, एज ए डिडक्शन। आ गया अगला, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, दोनों के नाम में ही रिजर्व लिखा हुआ है, तो मतलब रिजर्व सरप्लस में आएगा, और रिजर्व सरप्लस किस में आता है, शेयर होल्डर फंड। ओके, और आ जाओ नीचे, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। हाँ जी, पॉइंट नंबर आ जाओ अपने पास जो है 92, 92 स्टार मार्क करना है इस पे। रीवैल्यूएशन रिजर्व, इसको कई बार वो पेपर में शॉर्ट फॉर्म में दे देता है आरआर, ये लिख लो। कल को पेपर में कहीं पे दे दे आरआर, तो समझ जाना ये रीवैल्यूएशन रिजर्व है। और जो रीवैल्यूएशन रिजर्व है अगेन वो भी अपने आप में रिजर्व सरप्लस है, और रिजर्व सरप्लस किस में आएगा, शेयर होल्डर फंड्स। ओके, नीचे सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का पहले नाम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ही था, लेकिन अब सीबीएसई ने ये नाम यहां से डिलीट कर दिया और अब खाली नाम क्या रह गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम और ईसॉप दो ऐसी चीजें हैं
जो आती तो रिजर्व सरप्लस में है, बट उसके नाम में कहीं रिजर्व नहीं लिखा हुआ, जैसे ईसॉप में भी कहीं रिजर्व नहीं लिखा हुआ और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी रिजर्व नहीं है, तो आएगा रिजर्व सरप्लस में ही और शेयर होल्डर फंड्स में ही। ओके, इसी का अगला भी पढ़े 94, सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी प्रीमियम अलग चीज है, सिक्योरिटी डिपॉजिट अलग चीज है, ये ध्यान रखना। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका एडवांस इनकम होता है या फिर आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस होता है, तो ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी के अंदर चीजें जाएंगी, वो यहां पर आने वाली नहीं है। इसलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये रिजर्व वाली जितनी भी चीजें हैं वो यहां पर आती है। 98 देखे, 98 में बोल रहा है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। इसका मतलब अपने आप में ये क्या हो गया, ईसॉप। अब जैसे ईसॉप हो गया तो ईसॉप को आपने रिजर्व सरप्लस शेयर होल्डर फंड में डाला। कुल मिला के सीधा सीधा सा गणित ये है, ये सब हेड मेजर हेड को अल्फाबेटिकल बनाने के पीछे कारण क्या है। मान लो आपने कोई नया आइटम देखा, जैसे आपने पेपर में पढ़ा रॉ मटेरियल, तो आपको बुक में ना रॉ मटेरियल का क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल कहां है। यहां ढूंढना नहीं है, सीधा आर वाले सेक्शन में जाओ, आर में आपको कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल मिल जाएगा। मेरा मतलब समझ में आया। जैसे मान लो किसी बच्चे ने मेरे से डाउट में पूछा लूज टूल्स, अब मुझे तो पता है कि करंट एसेट है और इन्वेंट्री है, पर आप इस सब हेड में ढूंढोगे कैसे, सीधा एल के सेक्शन में चले जाओ, कहीं ना कहीं आपके पास जो एल के सेक्शन में है लूज टूल्स जो वो आ रहा होगा, जैसे लाइव स्टॉक है, लैंड बिल्डिंग है, यही ना कहीं पे अपने पास जो लूज टूल्स है आपको मिल जाएगा। तो अल्फाबेटिकल बनाने के पीछे साइंस ये है कि ढूंढने में हेल्प मिले, कल को कोई नया पॉइंट ढूंढ लो तो उसमें ही आना चाहिए। ओके, ये आपके दो सब हेड्स हैं जो भी हमने करे हैं, एक शेयर कैपिटल, एक रिजर्व सरप्लस। एक ये पॉइंट देखें, 104 स्टार लगाएंगे इस पे, 104 और 105 दोनों पे स्टार लगाओ। 104 पढ़े, कह रहा है भाई सरप्लस है। सरप्लस अपने आप में क्या होता है, पिनल अकाउंट ही होता है, बस ये जो पिनल अकाउंट अपने पास है ये पिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आएगा अगेन रिजर्व सरप्लस में, अगेन अपने पास जो शेयर होल्डर फंड्स। इसी के नीचे दिया हुआ है टैक्स रिजर्व, टैक्स रिजर्व भी रिजर्व सरप्लस में और शेयर होल्डर फंड। आपकी बुक्स में कई जगह पे टैक्स रिजर्व को प्रोविजन फॉर टैक्स माना हुआ है, वो गलत है। टैक्स के साथ अगर रिजर्व लिख दिया तो रिजर्व सरप्लस, टैक्स के साथ अगर प्रोविजन लिख दिया तो प्रोविजन फॉर टैक्स। इसलिए नाम ध्यान रखना कि नाम कौन सा कनेक्ट हो रहा है। इसी में और नीचे आएंगे पॉइंट नंबर, इसमें है नहीं, आप लोग लिख लो यहां पे अपने पास कहीं पे, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, कहीं ना कहीं नीचे ये पॉइंट ऐड कर दो आखिरी में जाके, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ब्रैकेट में लिख दो अक्रूड। तो भाई खाली ये कॉल इन एरियर देख के जवाब मत लिख देना, कॉल इन एरियर अलग है, कॉल इन एरियर का इंटरेस्ट अलग है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आ जाए, ये आपके पास जाएगा करंट एसेट्स में और अदर करंट एसेट्स में। सिमिलरली अगर ये नीचे आ जाए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ये भी अक्रूड है, ये दिया हुआ है, तो ये जाएगा करंट लायबिलिटी में और अदर करंट लायबिलिटी। ये कहीं ना कहीं पे दोनों पॉइंट लिख ले, कल को पता चले आप खाली एरियर्स और एडवांस पढ़ के जवाब दे दो तो वो गलत हो जाएगा। फिर तो वो एसेट लायबिलिटी नहीं है ना, फिर वो इनकम एक्सपेंस हो गया, इनकम एक्सपेंस में पिनल में चलेगा। चलिए भाई, ये जो हाँ अदर करंट लायबिलिटी, असल में क्या है, जो कॉल इन एरियर का जो इंटरेस्ट है ये मिलना बाकी होता है। जब ये मिलना बाकी है तो सीधी सीधी सी बात है कि भाई ये अपने पास जो है हमारी एक अक्रूड इनकम है, तो करंट एसेट का पार्ट बन जाता है। ठीक है भाई, इसके अलावा तीसरा जो हेड है अपने पास वो हमने यहां पढ़ा था, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। देखिए जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सिर्फ चार चीजें हैं, एक डिबेंचर, एक बॉन्ड्स, एक पब्लिक डिपॉजिट और एक बैंक लोन, बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो एलटीबी में सिर्फ यही चीजें आने वाली। अब डिबेंचर कैसे भी हो, बॉन्ड कैसे भी हो, जैसे बॉन्ड में बोल देगा 9% बॉन्ड, 13% बॉन्ड या 1% बॉन्ड। पब्लिक डिपॉजिट भी ऐसे, पब्लिक डिपॉजिट को नेशनल डेट भी बोलते हैं, यहां पे लिख देना नेशनल डेट। इको में आपने कहीं पढ़ा होगा, शायद इको में मेरे ख्याल से अब डिलीटेड है, बट आई डोंट नो, नेशनल डेट भी बोलते हैं इसको। और बैंक लोन अपने पास जो है, ये बैंक लोन मतलब 1 साल से ऊपर का जो भी बैंक लोन है, नॉर्मली बैंक लोन में कुछ ना बोला जाए तो उसको 1 साल से ऊपर का ही बोलते हैं।
ये एलटीबी है। लेगा। एलटीबी के बाद है अदर नॉन करंट लायबिलिटी, एक ही चीज आती है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यहां पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन आएगा। ये दोनों में फर्क क्या है भाई? ये जो 4 आइटम है इसमें आपने कर्जा उठाया है इसलिए चुकाना है, लेकिन जो ये आइटम है इसमें कर्जा नहीं उठाया पर फिर भी चुकाना है। कोई ऐसी चीज जो आपने ली है इसलिए वापस करनी है, वो एलटीबी है। कोई ऐसी चीज जो ली तो नहीं है फिर भी वापस करनी है, वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको गारंटी दे दी कि मैं आपका लोन चुकाऊंगा, तो असल में लोन मैंने नहीं लिया था पर फिर भी मुझे चुकाना पड़ रहा है, तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। पर मैंने आपसे 5 करोड़ का लोन ले लिया जो मैंने आपसे कहा था 3 साल बाद चुका दूंगा, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इफ आई हैव टेकन मनी एंड आई विल बी रीपेइंग इट, वो एलटीबी है। इफ आई हैव नॉट टेकन एनी काइंड ऑफ बोरोइंग स्टिल आई हैव टू पे, वो अदर नॉन करंट लायबिलिटी। भाई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन हम लोगों ने लिया थोड़ी ना था। जैसे किसी आदमी ने 100 रुपए का लोन लिया पर चुकाते टाइम 110 चुकाना है, तो जो 100 रुपए का पार्ट है वो तो एलटीबी है, लेकिन जो इसमें 10 रुपए का पार्ट है वो किसी से मैंने लिया थोड़ी ना है, फिर भी चुकाना पड़ रहा है, वो किसके अंदर आएगा? अदर नॉन करंट लायबिलिटी। अपनी कॉपी में कहीं पे लिख देना, अदर नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब नॉट बोरोड, ये बोरो तो नहीं किया था, स्टिल टू बी पेड, लेकिन फिर भी पे करना है। बोरो तो नहीं करा पर फिर भी पे करना है। कोई ऐसी चीज जो आपने किसी से मांगी तो नहीं, स्टिल पे करनी पड़ रही है। हाँ बेटा। अदर नॉन करंट एसेट्स, नॉट नॉन करंट लायबिलिटीज। डिबेंचर जो है वो अपने आप में वो है नॉन करंट लायबिलिटी, तो जो डिबेंचर सस्पेंस है उसका अपोजिट है, वो फिर नॉन करंट एसेट्स में आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स में आएगा, क्योंकि वो एक टेम्परेरी अकाउंट है। चलिए, एंड देन इसके अलावा लॉन्ग टर्म प्रोविजन, एलटीपी। लॉन्ग टर्म प्रोविजन में बड़े बड़े प्रोविजन आते हैं, कोई ऐसे प्रोविजन जो 1 साल नहीं ज्यादा के लिए बनते हैं, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिएशन, प्रोविजन फॉर इंप्लॉय बेनिफिट, या फिर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। प्रोविजन फॉर रिपेयर समझते हो? मुझे अपनी गाड़ी की हर साल सर्विस करानी है, या गाड़ी की हर साल मेंटेनेंस रखनी है, या कोई बड़े एसेट की हर साल मेंटेनेंस करनी है, तो मैं उसके लिए पैसा जोड़ रहा हूं, तो ये भी क्योंकि लंबा चलेगा इसलिए ये भी प्रोविजन फॉर रिपेयर्स भी लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। या फिर प्रोविजन फॉर गारंटी या वारंटी, मुझे पता है कि मेरा कोई कस्टमर मेरे से पैसे लेने आ जाएगा गारंटी के नाम के या वारंटी के नाम पे, तो ये सब जो प्रोविजंस होते हैं ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सरल शब्दों में कहूं तो बैड डेट और टैक्स का प्रोविजन छोड़ के दुनिया का कोई भी प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म है। 2 बातें बोली मैंने, एक बैड डेट, एक टैक्स। इन 2 का प्रोविजन छोड़ के कोई भी प्रोविजन आएगा वो कौन सा है? लॉन्ग टर्म। इसका मतलब बैड डेट और टैक्स कौन सा प्रोविजन होगा? शॉर्ट टर्म, क्योंकि बैड डेट 1 साल के लिए बनता है और टैक्स भी 1 ही साल के लिए बन रहा है क्योंकि पे हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उनको छोड़ के कोई भी प्रोविजन है वो लॉन्ग टर्म है। अपनी कॉपीज में कहीं पे लिख लो, एनी प्रोविजन एक्सेप्ट टैक्स एंड बैड डेट्स। कोई भी प्रोविजन जो टैक्स और बैड डेट के अलावा है वो लॉन्ग टर्म। एनी प्रोविजन एक्सेप्ट बैड डेट्स और टैक्स, वो सारे के सारे प्रोविजन लॉन्ग टर्म होंगे। अब मैंने इसमें 4 नाम तो लिखवाए हैं, हो सकता है पेपर में आपको नया अनोखा नाम देख लो, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। अब आपको नहीं समझ में आया ये क्या है, वो असल में इंप्लॉयमेंट बेनिफिट ही है, और आपने नया नाम देखा आपको नहीं समझ में आया, तो ये की स्किल लगा देना कि टैक्स और बैड डेट के अलावा जो भी होता है सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ओके भाई, ओके। अब क्योंकि बात प्रोविजन की हो रही है, हैंडआउट में आओ जरा, पी सेक्शन निकाल लो। हैंडआउट में आओ जरा, पी सेक्शन निकाल लो। चलो जी, ये पी सेक्शन में बहुत सारे प्रोविजन है। यहां पे आ जाओ जरा, अपने पास जो है 80 से पहले 80 पे ही आ जाओ। आओ जी, पहले 80 पे ही आ जाए। 80 में बोल रहा है प्रोटोटाइप। अब ये प्रोटोटाइप क्या होता है ये आधे बच्चों को पता ही नहीं है। ये प्रोटोटाइप ना एक प्रकार का इंटेंजिबल एसेट होता है, अपने दिमाग में इसको याद रखना। प्रोटोटाइप का मतलब है जिसको मैं फिजिकली प्रेजेंस के साथ इनेबल नहीं कर सकता, कोई ऐसी चीज जो अभी ट्रायल वर्जन है लेकिन फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, दैट इज नोन एज प्रोटोटाइप। तो ये इंटेंजिबल एसेट होता है, इसका दूर दूर से किसी प्रोविजन से नाता नहीं है, ये एक अलग ही चीज है।
अगला प्रोविडेंट फंड। बताओ जो प्रोविडेंट फंड है उसका पैसा इंप्लॉय को जॉब के टाइम पे ही दे देते हैं या रिटायरमेंट के टाइम पे दे देंगे? रिटायरमेंट अभी होगी या कई सालों बाद होगी? तो इसका मतलब ये भी प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा? क्योंकि रिटायरमेंट अगले साल तो हो नहीं रही, तो ये भी प्रोविजन किसके अंदर आएगा अपने पास? लॉन्ग टर्म। बट इसने यहां पे लिखा हुआ है अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। इसके लिए एक नोट लिख लो यहीं पे इसी के साथ, हालांकि नोट दिया हुआ है पर मैं इसको समझा रहा हूं खाली। लिखा? देखें दो बातें हैं। अगर वो बोलता है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड और अगर वो बोलता है खाली प्रोविडेंट फंड, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर वो बोलता है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड या वो बोलता है प्रोविडेंट फंड, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर वो बोलता है प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड तो एलटीपी में आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। और अगर वो खाली प्रोविडेंट फंड बोलता है तो अदर करंट लायबिलिटी में आएगा, करंट लायबिलिटी। खाली प्रोविडेंट फंड का मतलब अब वो रिटायर होने वाला है, अब प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड का मतलब है कि अभी रिटायर नहीं होने वाला, रिटायर बहुत सालों बाद होना है, इसलिए फिर वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आए। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि खाली ये दिया है या फिर अपने पास प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड दिया है, क्योंकि दोनों के जो आंसर हैं उस केस में अपने पास जो चेंज हो जाएंगे। ये आंसर बनेगा इसका और ये आंसर बनेगा इसका। यही बात सामने नोट में भी लिखी हुई है, बट नोट शायद आपको ना समझ में आए तो मैंने इस तरह से लिखवा दिया। ठीक है भाई, इसी में अगला पढ़े। यहां पर भी अपने पास कह रहा है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल ऑन 30 जून नेक्स्ट ईयर। खुद ही बोल रहा है नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल पे हो जाएगा। अब थोड़ा गौर करना, उसने नाम प्रोविजन तो खुद ही बोल दिया, मतलब या तो एसटीपी है या एलटीपी है, क्योंकि नाम में प्रोविजन बोल दिया। और कह रहा है पेमेंट भी अगले साल हो जाएगी। अगर पेमेंट अगले साल जून तक भी हो जाएगी तो मतलब पेमेंट लगभग एक साल के अंदर ही हो रही है। तो ये फिर शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा? तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ गया किसके अंदर? करंट लायबिलिटी। आया समझ में? मान लो यही सेंटेंस है, गौर करना, जून ऑफ नेक्स्ट ईयर की जगह पे मैंने लिख दिया नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या? अगले साल नहीं, अगले के अगले साल। तो अगले के अगले साल का मतलब क्या हुआ कि एक साल में पे नहीं करना, फिर ये किस साल में पे करना है? 2 साल में। तब इसका आंसर क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर नॉन करंट लायबिलिटी, या खाली नॉन करंट लायबिलिटी जो है उसके अंदर। जैसे यहां पे देखो अगला फिर से प्रोविजन है, जैसे प्रोविजन पढ़ो तो समझ जाना या तो एसटीपी या एलटीपी, दोनों में से कोई एक होगा। पढ़ो प्रोविजन किसका है? ग्रेचुइटी का एंड अर्न लीव का। ये ग्रेचुइटी और अर्न लीव जो है आदमी को रिटायरमेंट पे मिलेंगी। तो रिटायरमेंट जब अभी कुछ नहीं बोल रहा, हम क्या मानेंगे? खूब साल बाद होनी है। तो अब ये प्रोविजन कौन सा बन जाएगा? लॉन्ग टर्म, और वो भी किसके अंदर? नॉन करंट। मान लो ये भी अगर आपको ये अगले साल में ही देना होता तो फिर ये भी क्या बन जाएगा? एसटीपी, और ये भी क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। ओके, इसी में नेक्स्ट इन दोनों पार्ट पे इंपॉर्टेंट लगाना 82 83 पे। जैसे ये वाला पार्ट है, पढ़ो जरा आगे, ध्यान दे। इसमें हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर खाली ग्रेचुइटी अपने पास, वैसे ना खाली ग्रेचुइटी जो रिटायरमेंट पे दी जाती है, प्रोविडेंट फंड का पैसा ना जुड़ जुड़ के अपने पास एक अमाउंट इकट्ठी होती है, फिर वो दिया जाता है, उसका पैसा फिक्स्ड है। ग्रेचुइटी ना फिक्स नहीं है, तो वो हमेशा ही प्रोविजन बनेगा ऑलवेज। हाँ जी, और देखो कह रहा प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी पेबल टू एम्प्लॉयज रिटायरिंग इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इस बात का थोड़ा सा मतलब समझना, ये पूरा साल है, हम यहां पे खड़े हैं, यहां पर हमारा ग्रेचुइटी का कुछ पैसा इकट्ठा हो गया, क्योंकि आदमी को रिटायरमेंट होने के टाइम पर ही पैसा दिया जाता है। इधर कुछ ग्रेचुइटी का पैसा इकट्ठा हो गया, अब आने वाले 6 मंथ के अंदर हम लोग इसको ये पैसा दे देंगे। तो सबसे पहली बात, आने वाले 1 साल में पैसा दे रहे हैं। जब 1 साल में दे रहे हैं तो ये होगा क्या? करंट लायबिलिटी। बट देयर इज अ वन प्रॉब्लम, बोला तो प्रोविजन है पर आ किस में रहा है? अदर करंट लायबिलिटी। इसका मतलब समझना क्यों ये अदर करंट लायबिलिटी में इसलिए आ रहा है क्योंकि अब ये 6 महीने के अंदर इसी साल में क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। सर फिर ऊपर ये प्रोविजन में क्यों नहीं आ रहा था? ऊपर तो ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन था। यहां पढ़ो, यहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ था? नेक्स्ट ईयर। यहां पर अपने पास क्या बोल रहा है कि अभी इसी साल के अंदर 6 महीने में क्या हो जाएगा? पे हो जाएगा। ग्रेचुइटी आखिरी में जब पे होने वाली है तो फिर वो प्रोविजन से शिफ्ट होके किसके अंदर आ जाती है? अपने पास अदर करंट लायबिलिटी में। इसको अगर आप इस तरीके से कॉपी में कहीं पे लिख लोगे तो बेहतर होगा। ये लिख लो, कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये रिटायरमेंट की डेट है, तो ये पहले साल भी लॉन्ग टर्म रहेगा, दूसरे साल भी लॉन्ग टर्म, तीसरे साल भी लॉन्ग टर्म,
पर आखिरी साल में आके ये शॉर्ट टर्म नहीं हो जाएगा, आखिरी साल में आके ये अदर करंट लायबिलिटी के अंदर पहुंचेगा, ये बात ध्यान रखना। मान लो कोई इंप्लॉय तुम्हारे यहां 4 साल की नौकरी कर रहा है, तुम्हें पता है उसको 4 साल बाद कुछ पैसा देना है, तो पहले साल जो तुमने प्रोविजन बनाया वो लॉन्ग टर्म, दूसरे साल भी प्रोविजन जो लॉन्ग टर्म, इस साल भी प्रोविजन लॉन्ग टर्म, चौथे साल में तुम्हें पता है कि ये तो आखिरी में रिटायर हो जाएगा, तो आखिरी में ये पैसा देना पड़ेगा। अभी ये प्रोविजन नहीं है, अभी ये सारा पैसा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी। मान लो अगर ऐसा होता, तुम्हारे यहां कोई इंप्लॉय काम करने आया सिर्फ 2 साल के लिए, अब तुम्हें पता है कि यहां पे वो रिटायर हो जाएगा, तो जो तुम इसके लिए प्रोविजन बना रहे हो, जैसे पहली बार तुमने प्रोविजन बनाया यहां पे एलटीपी, अगली बार जो तुमने अपने पास प्रोविजन बनाया यहां पे अपने पास जो है वो एसटीपी हुआ, ये किस केस में होता है, प्रोविडेंट फंड के केस में। लेकिन जो ग्रेचुटी वगैरह होते हैं उसमें आप आखिरी में आके ओसीएल में ट्रांसफर नहीं करोगे, मतलब प्रोविजन नहीं बनाओगे, उसमें ये सारा का सारा पैसा किसमें चले जाएगा, सीधा करंट लायबिलिटी में चले जाएगा। इसको करंट मैच्योरिटीज भी बोलते हैं। तो ऐसे कहीं पे लिख लेना, ग्रेचुटी है और लास्ट में पहुंच गए तो ओसीएल, प्रोविडेंट फंड है लास्ट में पहुंच गए तो फिर ओसीएल में नहीं जाएगा, फिर अपने पास एसटीपी में चले जाएगा। कहीं पे अपने पास कॉपीज में इसको लिख ले। ग्रेचुटी प्रोविडेंट फंड के नहीं बेटा, असल में क्या है हर्षिता, शायद पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, प्रोविडेंट फंड में ना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, पढ़ा है ऐसा कहीं पे, शायद इको में पढ़ाओ, नेशनल इनकम में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में शायद ये पढ़ाओ, ईआर कंट्रीब्यूशन भी होता है, एक ई कंट्रीब्यूशन भी होता है। तो प्रोविडेंट फंड में हमें पहले से पता होता है कि कुछ पैसा हमें देना ही देना है, इसलिए वो ओसीएल में जाता है। लेकिन जो ग्रेचुटी है उसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसके अंदर हमारे पास जो है हम आखिरी में एक एस्टीमेट निकालते हैं, इसलिए वो सारा पैसा प्रोविजन में जाता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सबकी सब जो प्रोविजन के रूप से ही चलेंगी, एक्सेप्शन ग्रेचुटी की है, किसी और की नहीं है। और देखें इसी में नीचे दिया हुआ है प्रोविजन फॉर वारंटीज, वारंटीज के प्रोविजन हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं, क्योंकि वारंटी ऐसा माना जाता है लगभग 3 साल की हम देंगे ऐसा माना जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स का प्रोविजन हमेशा शॉर्ट टर्म होता है, और शॉर्ट टर्म है तो ये करंट लायबिलिटी में आएगा। एक प्रोविजन फॉर टैक्स और एक मैंने और बताया था प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सिर्फ यही 2 प्रोविजन हो सकते हैं जो कि किस में आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म। इनके अलावा जो भी प्रोविजन हो रहा है वो लॉन्ग टर्म। हाँ वो अलग बात है कि तुम्हारा इंप्लॉय रिटायर ही 6 महीने में कर रहा है तो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया, कि अगर वो रिटायर ही 6 महीने करीब में करेगा तो फिर तो आपको उसको भी शॉर्ट टर्म में डालना पड़ेगा। अ, 120 और 121 में आ जाओ, 120 और 121 ये ठीक कर लेना, ये ठीक कर लेना, ये चेंज हो चुका है। अब ये अदर करंट लायबिलिटी नहीं है, अब ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है दोनों। मतलब कोई बड़ा लोन था या बड़ा डिवेंचर था जो अपने आखिरी साल में पहुंच गया, तो वो फिर आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग में शिफ्ट हो जाएगा। ये आज से पहले पिछले साल तक अदर करंट लायबिलिटी में होता था, लेकिन अब इसको सीबीएसई ने चेंज करके एसटीबी में डाल दिया, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो तुमने 5 साल का कोई डिवेंचर या बैंक लोन लिया, तो पहले साल ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, दूसरे साल भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, तीसरे साल भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, चौथे साल भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लेकिन 5वें साल में आके ये पहले ना चेंज हो जाता था, चेंज इन द सेंस ये बन जाता था अदर करंट लायबिलिटी, लेकिन अब ये अदर करंट लायबिलिटी नहीं, अब सीबीएसई ने इसको बोल दिया है क्या बन जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो थोड़ा ध्यान रखना, इन दोनों चीजों का एक नाम है, इनको बोलते हैं करंट मैच्योरिटीज। कल को पेपर में करंट मैच्योरिटीज के नाम से आ जाए तो आप समझ जाना वो इसकी बात कर रहा है, तो फिर ये एसटीबी में जाएगा। और क्योंकि ये चेंज हुआ है, अमेंडमेंट है, तो इसके आने के चांसेस भी ज्यादा है। कहीं पे अपने पास स्टार में हाईलाइट कर लीजिएगा, ये दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं इनको। तो पहले ये ओसीएल में होता था, पर अब क्योंकि चेंज कर दिया तो अब हम इसको एसटीबी के अंदर जो काउंट करें, ठीक है। ये है हमारा सारा का सारा जो नॉन करंट लायबिलिटी के हेड्स हैं वो। अब इसी तरह
करंट लायबिलिटी के जो हेड्स हैं वो भी वही सेम 3 है, इनको भी अपने पास रिवाइज करेंगे। करंट लायबिलिटी में अपने पास पहला है शॉर्ट टर्म बोरोइंग। जैसे वहां बोरोइंग में 4 चीजें थी, यहां पे भी अपने पास 4 चीजें हैं। एक है डिमांड लोन, डिमांड लोन मतलब छोटा लोन। एक है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब जो बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। एक है कैश क्रेडिट, ये कैश क्रेडिट बोल रहे हैं इसको। और इसी की तरह से कई बार शायद ऐसे पूछ ले आपके पास, कोई वो नहीं है, क्रेडिट कार्ड्स अगर उन्होंने दिया है तो ये भी आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालोगे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50 दिन 60 दिन की होती है, 1 साल के ऊपर की नहीं होती, तो हम इसको भी शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डालें। इसके अलावा दूसरा होता है अदर करंट लायबिलिटी, इस हेड पे लगा लें स्टार, इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर। अदर करंट लायबिलिटी में हमने ऑलरेडी 2-3 चीजें पढ़ ली हैं, जैसे करंट मैच्योरिटीज पढ़ा अपने पास, वो अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में जाता है। इसके अलावा इसमें आते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और अपने पास आता है एडवांस इनकम, जो इनकम हमने एडवांस में ले ली। और इसमें आता है कॉल्स इन एडवांस, ध्यान रहे कॉल्स इन एडवांस, अभी तक इसकी बात नहीं हुई थी, कॉल्स इन एरियर की बात हुई थी। और इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, इसका इंटरेस्ट भी इसी में आएगा। ये मैंने ऊपर वैसे लिखवा दिया है बट फिर भी ये ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, देख लिया। और इसमें आते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, जो हमने रिसीव करे हैं, बस। तो ऐसे खर्चे जो देने बाकी है, ऐसी इनकम जो पहले ही मिल चुकी है, कॉल्स इन एडवांस जो शेयर का पैसा पहले ही मिल चुका है, उसका ब्याज जो पहले ही मिल चुका है या मिलना बाकी है, अपने पास ये बोल दो कि हम लोगों को देना बाकी है वो सब। और सिक्योरिटी डिपॉजिट्स मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को भाड़े पे दी और उससे 1 महीने का किराया आपने एडवांस ले लिया, उसे बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ये भी ओसीएल के अंदर ही आएगा। इसमें ये पॉइंट फ्रीक्वेंटली आस्क है, मतलब बार बार पेपर में आता है, तो इसको भूलना नहीं। एंड तीसरा और आखिरी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ 2 प्रोविजन है, एक प्रोविजन फॉर टैक्स और एक है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। लेकिन बैड डेट्स को आप ट्रेड रिसीवेबल से माइनस करके भी दिखा सकते हो, तो आप प्रोविजन फॉर बैड डेट यहां दिखा रहे हो तो रिसीवेबल से माइनस नहीं करोगे, और प्रोविजन फॉर टैक्स तो यहीं आता है। तो ये सारा चलेगा अपने पास जो है करंट लायबिलिटीज। इसमें भी सेम फंडा वही है, बोरोइंग मतलब ये पैसा उधार लिया है, अदर मतलब ये उधार तो नहीं लिया पर फिर भी चुकाना है, जैसे लॉन्ग टर्म में था कि वहां पर भी जो पैसा उधार लिया वो बोरोइंग में आता था, और जो उधार नहीं लिया फिर भी चुकाना है वो सारा अदर में जाता था। यहां भी सेम वही है कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब उधार तो लिया इसलिए चुकाना है ये सब, और ये सब जो है ये उधार नहीं लिया फिर भी चुकाना पड़ रहा है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, खर्चों का पैसा तुमने किसी से लिया नहीं था पर फिर भी खर्चे देने पड़ रहे हैं, तो इसलिए ये अपने पास जो है अदर के अंदर जाएंगे। और प्रोविजन वो जो 1 ही साल के लिए प्रोविजन बना रहे हो वो सारे के सारे इसके अंदर आए। पॉइंट निकालें। अच्छा, इसमें हमने ट्रेड पेबल नहीं लिखा, एक ट्रेड पेबल भी अपने पास है ना। इसमें ट्रेड पेबल में सिर्फ 2 ही चीजें आती हैं, एक आता है क्रेडिटर्स और एक आता है बिल्स पेबल। इसके अलावा ट्रेड पेबल में और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ क्रेडिटर और बिल्स पेबल। ठीक है भाई। क्रेडिटर और बिल्स पेबल। पॉइंट नंबर 100 पे आए, 100, पॉइंट नंबर 100। पॉइंट नंबर 100 में कह रहा है लोन लिया है बैंक से, रीपेबल है विद इन 12 मंथ्स। अब आपने लोन लिया 12 महीने के अंदर ही रीपेबल है, तो ये छोटा लोन हो गया, और छोटा लोन लिया है ये, तो आएगा किसमें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। और साथ में अपने पास जो करंट लायबिलिटी, मान लीजिए ये लोन लिया नहीं होता लेकिन फिर भी 12 महीने के अंदर कोई पैसा देने लायक बन गया, तो फिर वो अदर में पहुंच जाएगा। इसी के साथ और निकालेंगे पॉइंट नंबर 88, 88, 88। इसमें बोल रहा है पब्लिक डिपॉजिट। अब हमने तो पढ़ा था पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी है, उसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आता है, पर इसने बोल दिया रीपेबल विद इन 12 मंथ है, तो अब ये चेंज हो जाएगा, अब ये नॉन करंट में नहीं आएगा, अब ये सिर्फ करंट में आएगा। और सिर्फ करंट के साथ साथ वो किस में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्योंकि लिया तो पैसा ये भी है पब्लिक से, बट अब जो ये पैसा चुकाना है अपने पास 12 महीने के अंदर ही चुकाना है। खाली पब्लिक डिपॉजिट होगा तो हमेशा मानोगे लॉन्ग टर्म है और नॉन करंट, ऑलवेज।
पॉइंट नंबर 75 से 78 पे आए, 75 से 78, 75 से 78 हमने पढ़ा था किसी भी नाम के पीछे कैपिटल लगाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर कैपिटल, राइट शेयर कैपिटल, किसी के पीछे कैपिटल लगाओ, वो सब शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल है तो शेयर होल्डर फंड्स में। इसके नीचे आ जाओ, नेक्स्ट, इन तीनों पे स्टार लगा लो, तीनों पॉइंट अलग है ये। हो गया? आइए, कह रहा है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। पहली बात तो ये, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है हमें देना बाकी है। क्या प्रीमियम का पैसा हमने जनता से लिया था या ऐसे ही देना बाकी है? बोलो भाई, प्रीमियम का पैसा हमने जनता से बोरो किया था या ऐसे ही देना बाकी है? अगर बोरो किया होता तो ये बोरोइंग बन जाता, और असल में हमने प्रीमियम का पैसा कभी बोरो किया नहीं था, तो आएगा तो ये अदर में ही। और अदर के साथ साथ हमें ये पढ़ना है कि अदर कौन से अदर में आएगा। तो ये कह रहा है कि ये 12 महीने के अंदर देना है, तो इस केस में ये क्या बन जाएगा अपने पास? अदर करंट लायबिलिटी। और अगर अदर करंट लायबिलिटी है तो फिर मेजर हेड क्या बन जाएगा? करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को वो चेंज कर दे, अब बोल रहा है प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर कभी भी अपने पास शॉर्ट टर्म बोरोइंग में नहीं आते। जब डिबेंचर नॉन करंट में आते हैं तो जो उनका प्रीमियम हमें देना बाकी है वो भी किस में आएगा? नॉन करंट। अरे बात समझ में? इसी की तरह से अगला, प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसा माना जाता है कि प्रेफरेंस शेयर्स भी आप एक साल में रिडीम नहीं करोगे, माना जाता है। प्रेफरेंस शेयर का पीरियड लगभग 20 साल का होता है। कहीं पे कॉपी में लिख लेना, मैक्सिमम पीरियड प्रेफरेंस शेयर का 20 साल है। हालांकि पूछेगा तो नहीं, पर मैक्सिमम पीरियड प्रेफरेंस शेयर का 20 साल है। मतलब अगर तुम 20 साल से ऊपर के कोई प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो तो कंपनी उसे मानेगी ही नहीं। ठीक है भाई? तो प्रेफरेंस शेयर का जब पीरियड इतना बड़ा है तो उसके ऊपर भी कोई प्रीमियम है, वो भी अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा और नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनेगा। तो सिर्फ एक प्रीमियम ऐसा है जो अदर करंट लायबिलिटी है, वो भी सिर्फ कब? जब 12 महीने के अंदर ही चुकाना। जैसे इसमें उसने स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि रिडीमेबल विद इन 12 मंथ्स है। ऐसा होता नहीं है, बट उसने एक केस बना दिया। इस केस में आप मान लोगे। यहां उसने कुछ नहीं बोला तो फिर आप मानोगे ये 12 महीने के परे ही जाएगा, तो फिर ये अदर नॉन करंट लायबिलिटी में और नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है भाई? अदर लॉन्ग टर्म और अदर नॉन करंट लायबिलिटी एक ही चीज है। लॉन्ग टर्म बोले या नॉन करंट बोले, वो वन एंड सेम थिंग। और देखें, पॉइंट नंबर अपने पास जो है 68 लोन रिपेबल ऑन डिमांड। लोन रिपेबल ऑन डिमांड शॉर्ट टर्म ही है, क्योंकि डिमांड मतलब बैंक कभी भी पैसा मांग सकता है। 68 के बाद देखो 63, पहले 68 फिर 63। 63 में पढ़े 7% लोन लिया है कोटक से। अब ये बताया नहीं कि ये लोन शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म। तो जब नहीं बता रहा है तब हमें लोन क्या मानना चाहिए? लॉन्ग टर्म। और लोन का पैसा लिया जाता है, इसलिए किस में आएगा? बोरोइंग्स। और यहां पे किस में आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ओके, इसी तरह से अपने पास पढ़ो 67 कनेक्ट करना, तीनों पॉइंट कनेक्ट करना। सबसे पहले पढ़ा लोन रिपेबल ऑन डिमांड, मतलब ऐसा लोन जो लिया था जो कभी भी वापस करना पड़ सकता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ऐसा लोन जो लिया है पर पता नहीं कब वापस करना है, तो मानेंगे कि 4-5 साल बाद करना है, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अभी 67 कह रहा है लोन लिया है अदर पार्टी से जो कि रिपेबल विद इन 12 मंथ्स है, 12 महीने के अंदर पे हो जाएगा ये भी, तो ये भी फिर किसमें पहुंच जाएगा? शॉर्ट टर्म। इंपॉर्टेंट ये नहीं है किससे लिया, इंपॉर्टेंट ये है पीरियड कितना है। अगर 1 साल के अंदर चुकाना है तो शॉर्ट टर्म, और 1 साल के बाद चुकाना है तो अपने पास लॉन्ग टर्म। ओके, जैसे मान लो मैंने आपसे ये पूछा, जरा बताना, मैंने कहा लोन फ्रॉम कबीर टू बी रीपेड ऑन 366 डे, ये बैलेंस शीट में कहां आएगा? लोन लिया है कबीर से जो आज से लेके 366वें दिन पे वापस करना है, तो ये लॉन्ग टर्म में आएगा या शॉर्ट टर्म में आएगा? इसने यहां पे अपने पास जो जवाब लिखना पड़ेगा वो होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और किसमें? नॉन करंट लायबिलिटी। 1 साल के बाद देना, चाहे 1 दिन बाद देना पड़े, बन जाएगा नॉन करंट। हमने 366 को 365 कर दिया, अब ये लॉन्ग टर्म नहीं बनेगा, अब ये क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान रखना कि ये ईयर बोल रहा है, डे बोल रहा है, मंथ बोल रहा है, कैसे। हाँ बेटा,
किसमें नेक्स्ट मंथ में? वो तो अपने पास वो हो गया ना, प्रोविजन है वो तो, कि वो एम्प्लॉय रिटायर उसमें हो रहा है, वो तो प्रोविजन की बात चल रही थी। यहां तो हम लोगों ने बोला है कि लोन लिया है, और जब भी बेटा बोरोइंग कर ली फिर तो सिर्फ एसटीबी में जाएगा या फिर एलटीबी में ही जाएगा। ठीक है, और देखें ये 67 भी मार्क कर लेना। अब 64 65 पढ़ो, ये अलग चीज है। अब 64 65 पढ़े। देखो भाई, लोन का कंटेक्स्ट कभी भी आ जाए तो पेपर में ये चीज ध्यान रखना कि लोन के साथ टू और फ्रॉम जरूर पढ़ लेना। अभी तक आपने जो तीनों पॉइंट पढ़े उसमें लोन के साथ वर्ड लिखा हुआ था फ्रॉम, ये रहा, ये फ्रॉम, और ऊपर भी जो पॉइंट दिया हुआ था उसमें भी अपने पास जो फ्रॉम ही बोला था, ये रहा, मतलब ये लोन लिया था। अब जो बोल रहा है अपने पास, ये फ्रॉम नहीं बोल रहा, अब पढ़े, अब बोल रहा है लोन टू, लोन टू, लोन टू, तो ये लोन लिया नहीं है, ये लोन क्या है, दिया है। और जब लोन दिया जाता है तो फिर ये लायबिलिटी नहीं है, फिर ये क्या है, एसेट्स। अब ये देखना पड़ेगा कि ये पैसा आ कितने समय में रहा है। अगर 1 साल के बाद आ रहा है तो लॉन्ग टर्म लोन एडवांस है, और 1 साल के अंदर आ रहा है तो शॉर्ट टर्म लोन एडवांस है। जैसे पढ़ो 64 में कहता है कि भाई हमने लोन दिया अपने एम्प्लॉय को, कह रहा है पेबल है आफ्टर 3 साल, एम्प्लॉय कह रहा है 3 साल बाद पैसा जो है मैं आपको चुका दूंगा, तो है तो एसेट, और क्योंकि 3 साल बाद मिलेगा तो कौन सा एसेट है, नॉन करंट एसेट, उसमें भी LTLA में, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। कह रहा है लोन दिया एम्प्लॉय को जो पेबल कितने मंथ्स में है, 3 मंथ। ये पेबल वर्ड पे मत चले जाना, कहीं बच्चा सोचे पेबल मतलब देना बाकी है, अरे देना एम्प्लॉय को बाकी है, हमें तो मिलेगा। तो वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो टू और फ्रॉम है, इस पे ध्यान रखना अपने पास। कह रहा है लोन एम्प्लॉय को दिया 10 महीने में मिल जाएगा, अब STLA हो गया, और साथ में अपने पास जो करंट एसेट्स है वो हो जाएगा। यहां पढ़ो, लोन टू एम्प्लॉय रिसीवेबल इन करंट फाइनेंशियल ईयर, अब फिर से कह रहा है इसी साल में मिल जाएगा, तो इसका मतलब फिर से STLA हो जाएगा और करंट एसेट्स। तो लोन के लिए टू एंड फ्रॉम ध्यान से पढ़ना, फ्रॉम है तो लायबिलिटी है, और अगर टू है तो फिर अपने पास एसेट्स है। जैसे मान लो मैं लिख दूं लोन बाय ए लिमिटेड, क्या हिंदी है, लिया या दिया, लोन बाय ए लिमिटेड। बाय मतलब क्या है, टेक करना या ग्रांट करना, लेना, लेना मतलब ही किसके अंदर आएगा, लायबिलिटी। तो फ्रॉम और बाय एक ही चीज है। अच्छा बताओ मैं ये लिख दूं सेम चीज, मैंने कहा लोन टुवर्ड्स ए लिमिटेड, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, जैसे यहां से कोई ट्रेन चल रही है टुवर्ड्स द्वारका, तो द्वारका से आ रही है, द्वारका जा रही है, तो टुवर्ड्स का मतलब होता है जाना, मतलब लोन ए लिमिटेड को गया है, तो गया मतलब ये लोन हमने क्या करा, दिया, और दिया तो ये क्या बन गया, एसेट। टर्म्स पे ध्यान रखना, 2 टर्म बताया मैंने, बाय फ्रॉम एक जैसा है, टू और टुवर्ड्स एक जैसा है, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा बताओ मैं ये लिखूं, मैं एक्स लिमिटेड हूं, मैंने कहा ए लिमिटेड ग्रांटेड लोन टू अस, ग्रांटेड लोन टू अस, मैं एक्स लिमिटेड हूं, नीचे कह रहा है ए लिमिटेड ग्रांटेड लोन टू अस, ये कहां आएगा, सबेड मेजरेड बताओ। हम एक्स लिमिटेड है, ए लिमिटेड ग्रांटेड लोन टू अस, तो ए लिमिटेड ने हमें लोन दिया है, इसका मतलब हमने लोन लिया है, और लिया है तो फिर मेजर हेड क्या हो गया, नॉन करंट लायबिलिटी, और किसमें आ गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब ये मत कहना कि सर ग्रांटेड मतलब तो देना होता है भाई, लेकिन दूसरी कंपनी दे रही है ना, और वो हमें दे रही है, तो इसका मतलब हम जो लोन है वो टेकअप कर रहे हैं। ठीक है भाई, थोड़ा ध्यान से और देखें। हाँ, पॉइंट नंबर 43 से लेके 51 तक, 43 से 51, पढ़े। पहले 43 कह रहा है इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम एडवांस में मिल गई, जरा बताओ जो इनकम हमें एडवांस में मिल गई, अब थोड़ी बुद्धि चलाना, क्या ये मैंने कर्जा लिया है सामने से, कर्जा नहीं है ये, तो बोरिंग से मत डाल देना, कहीं सोचो सर लिया तो है ही, लिया नहीं है, ये क्या है कि मैंने काम करने से पहले उनको बोल दिया कि पहले मैं पैसा लूंगा, कर्जा नहीं है ये, क्योंकि चुकाना नहीं है, काम करना है इसके लिए, इसलिए ये किसमें आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी, और साथ में किसमें, करंट लायबिलिटी। ओके, और देखें इसी का अगला बोल रहा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, ये कह रहा है कोई एसेट वैसेट पे नुकसान हुआ होगा और अब उसका क्लेम मिलना बाकी है। बताओ एसेट पे नुकसान आज हुआ और मैं कह रहा हूं मैं तुम्हें क्लेम 5 साल बाद दे दूंगा, दैट डजंट मेक एनी सेंस।
तो क्लेम तो एक ऐसी चीज है कि भाई नुकसान आज हो गया तो क्लेम तो अभी अब 1 साल के अंदर ही देना पड़ेगा ना, और ये क्लेम कंपनी ने देना है, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने देना है। हमारे लिए ये क्लेम क्या है कि हमें ये क्लेम मिलेगा, जब मिलेगा तो अदर करंट एसेट्स है और किसके अंदर आएगा, करंट एसेट। और देखें 45 छोड़ दो, 46 पे इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, या फिर इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ये सिर्फ फंसाने का तरीका है भाई, अक्रूड होके ड्यू हो जाए या अक्रूड होके ड्यू ना हो, दोनों का मतलब एक ही है कि देना बाकी है। दोनों का मतलब क्या, देना बाकी है। सर फिर ये दोनों अलग अलग क्यों है? तो सरल शब्दों में कहूं तो ऐसे समझ लो, मैंने कहा आपकी फीस 10 तारीख तक आ जानी चाहिए, अगर 10 तारीख अभी तक बीती नहीं है तो ये अक्रूड एंड नॉट ड्यू है, और अगर मैं बोल दूं 10 तारीख भी बीत गई है तो फिर ये अक्रूड एंड क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। अक्रूड एंड ड्यू का मतलब कि जो आपकी ड्यू डेट थी वो पास हो चुकी है, नॉट ड्यू का मतलब अभी तक ड्यू डेट पास नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा घर में बिजली का बिल आता है, उसमें नीचे लिखा होता है ड्यू डेट। अब मान लो मेरे यहां बिजली का बिल आया, उसमें ड्यू डेट लिखी है 31 मार्च, तो मैं इसको बोलूंगा अक्रूड एंड नॉट ड्यू, क्योंकि अभी ड्यू डेट पास नहीं हुई है। और अगर मैं वही बिल उठा के बैठा हुआ 1 अप्रैल को, तो 31 मार्च बीत चुका है, अब वो क्या बन जाएगा, अक्रूड एंड ड्यू। भाई दोनों मतलब में बिल तो देना ही बाकी है ना, तो अल्टीमेटली वो है क्या, लायबिलिटी। तो फंसाने से फंसना मत कि वो ड्यू बोले या नॉट ड्यू बोले, ये एक ही मतलब है। कई नलायक नॉट ड्यू में लिखकर आते हैं, जब ड्यू ही नहीं है तो लायबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, अक्रूड वर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर अक्रूड है तो फिर आपको वो लेके चलना पड़ेगा। अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी में है। इन दोनों पॉइंट पे स्टार मार्क कर लेना। हाँ अर्षिता। इंटरेस्ट अक्रूड, हाँ, इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब इंटरेस्ट देना बाकी है, और अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट मिलना बाकी है। ये बच्चे ने अच्छी बात बोली है भाई, ये लिख लो कहीं कॉपी में, तो भाई साहब ये कहीं पे लिख लेना। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब है इंटरेस्ट देना बाकी है। इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब है इंटरेस्ट देना बाकी है, और अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब है लेना बाकी है। लो जी, तो पेपर में ध्यान से पढ़ना क्या बोला है। अगर इंटरेस्ट अक्रूड है तो इंटरेस्ट पे करना बाकी है, और अक्रूड इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट टेक करना बाकी है, टेक मतलब कि लेना बाकी है। अगर अक्रूड इंटरेस्ट है तो अदर करंट एसेट है और करंट एसेट है, लेकिन अगर इंटरेस्ट अक्रूड आ जाए तो ये अदर करंट लायबिलिटी है और करंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट पे स्टार रखना। जैसे देखो नीचे बोला है उसने, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप समझदार हो तो थोड़ी बुद्धि चलाना, इन्वेस्टमेंट पे कोई आदमी इंटरेस्ट देगा नहीं, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, और जब हमें मिलेगा तो ये क्या आ जाएगा, अदर करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑन कॉल्स इन एरिया, पढ़ना इंटरेस्ट रिसीवेबल, रिसीवेबल मतलब मिलना बाकी है, तो ये भी किस में आएगा, अदर करंट एसेट, करंट एसेट। फिर पढ़ो इंटरेस्ट पेबल, पेबल का मतलब देना बाकी है, और देना बाकी है तो अदर करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ये 2 पॉइंट हमने ऊपर पहले भी लिख लिए। इसके अलावा एसेट्स के हेड्स, इसमें पहला है नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट में मैंने बताया पहला अब पीपी आएगा। हालांकि निमोनिक को टिकी एंड डोनट लो है, पर हम उसमें वो टी को अब रिप्लेस करेंगे अपने पास, ये जो टेंजिबल है इसको रिप्लेस करेंगे पीपी से। पीपी की फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो जब नाम में ही बोल रहा है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा, लैंड बिल्डिंग, फैक्ट्री। प्लांट में क्या क्या आ जाएगा, प्लांट मशीन या कोई इक्विपमेंट अपने पास या छोटी मोटी मशीन, और इक्विपमेंट का मतलब तो इक्विपमेंट है ही। अच्छा, इक्विपमेंट के अंदर ना ये मोटर व्हीकल भी आ जाते हैं, ऐसा माना जाता है जितनी ये गाड़ियां वाड़ियां हैं ये भी सब अपने पास जो है यही है। जैसे कोई साइकिल है ये भी कोई इक्विपमेंट ही है, ये इसी में काउंट होता है। तो ये सब जो टेंजिबल में आते थे अब ये किस में आ जाएंगे, पीपी के। अच्छा, इसमें एक चीज और है, लाइफ स्टॉक। ये भी हमने बात की थी, जितने ये हम कैटल्स यूज करते हैं ये सारे के सारे ये भी किस में आएंगे, पीपी, टेंजिबल एसेट्स में। इनटेंजिबल, इस पे स्टार मार्क करना, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट इस कदर है, रट्टा मारने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स। आज आपने एक नया वर्ड पढ़ा, प्रोटोटाइप। एक नया टर्म और बता रहा हूं, पब्लिशिंग टाइटल्स। पब्लिशिंग टाइटल, जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी बुक की जो सॉफ्ट कॉपी है, जो आप अभी ये पढ़ रहे हो, ये सारी की सारी सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी है, तो इसको क्या बोलूं मैं, इंटेंजिबल एसेट।
जब यही छप के आ जाएगी हार्ड कॉपी तो फिर मैं उसको क्या बोलूंगा, टेंजिबल एसेट। तो जो पब्लिशिंग टाइटल है, पब्लिशिंग टाइटल मतलब अभी भी पब्लिशिंग की प्रोसेस में है, और पब्लिश्ड टाइटल है, पब्लिश टाइटल मतलब पब्लिश हो चुके हैं, तो फिर वो किसके अंदर आ जाएंगे, इसके अंदर, मतलब टेंजिबल के अंदर। तो टर्म ध्यान से पढ़ना। अच्छा, इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सब जितनी चीजें सब इंटेंजिबल। लाइसेंसेस, लाइसेंस एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, लाइसेंसेस, लाइसेंसेस मतलब परमिशंस। माइनिंग राइट्स, माइनिंग राइट्स, खुदाई करने के जो ये राइट्स हैं ये भी आपको सरकार से लेने पड़ते हैं। ये सब के सब जितनी चीजें सब इसमें आएंगी। एक टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ मतलब आपको कोई फॉर्मूला वगैरह पता है, वो सब भी इसी में आएगा। तो ऑल दीज आर इंटेंजिबल। इसमें ये दो ध्यान रखना, लाइसेंस और माइनिंग राइट्स, प्रोटोटाइप और पब्लिशिंग टाइटल्स, ये नए ऐड हुए हैं। नए मतलब कि जनरली बच्चे को याद नहीं रहते, तो ये 4-5 चीजें आपको याद होनी चाहिए। फ्रेंचाइजी भी इसी में आएगा, फ्रेंचाइजी भी एक प्रकार का लाइसेंस ही है, वो अलग चीज है, वो गुड्स है। मर्चेंडाइज का मतलब गुड्स। सर एक सेकंड हर्षिता, हाँ हाँ हर्षिता बताएं। ये जो पीपी लिखना है मतलब टैंजिबल के लिए लिखना है, इंटैंजिबल? सिर्फ टेंजिबल के लिए बेटा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कहीं पर भी इंटेंजिबल का नामो निशान नहीं है। और तूने पूछा खाली इसलिए बता रहा हूं, पीपी के लिए AS10 चलता है, इंटेंजिबल एसेट के लिए AS26 चलता है, तो ये दोनों अलग चीज है। सिर्फ टेंजिबल के लिए वो लिखेंगे क्या कहते हैं, पीपी। फैक्ट्री, फैक्ट्री, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट। कहीं नालायक लैंड को इंटेंजिबल में डाल देते हैं कि जमीन पे छूने लायक क्या है, भाई जमीन ही छूने लायक है, ये थोड़ा ध्यान रखना भाई। ये एक नालायक ने पेपर में करा हुआ है अपने पास, तुम्हारे सबेट मेजोरिटी के टेस्ट के बेसिस पे ये सब बनाया गया है कि पता तो चले अपने पास। कर लिया, चलो और देखें। तो ये नॉन करंट एसेट में ये पीपी और ये इंटेंजिबल हो गया। इसके बाद कैपिटल WIP, इस पे लगा लो स्टार, एक ही चीज आती है इसमें बस। इसमें आता है अपने पास टेंजिबल एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, और एक इसमें आता है अपने पास लॉन्ग टर्म एडवांसेस, या इसको कैपिटल WIP को ऐसे लिख लो अपने पास, एडवांसेस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एडवांसेस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एडवांसेस अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के अगेंस्ट जो भी एडवांसेस हैं वो सब। कर लिया। फिर कैपिटल WIP के बाद है इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। मुझे नहीं लगता कि ये समझाने की जरूरत है, ये कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट है जो अभी भी बन रहा है, मतलब पूरा नहीं बना है, अभी भी बन रहा है। जैसे कोई ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, ट्रायल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर, अभी वो सोरा आया, सोरा, सोरा जो आया वो ट्रायल वर्जन है। सोरा पता है, फिटे मुंह बिल्कुल एकदम नालायक, मतलब कोई काम धाम नहीं है, मतलब जो बैठे हो ना, पढ़ाई की चीज पता है ना बाहर की चीज पता है। मतलब कि मैं तुम्हें ये बोलूंगी चलो पढ़ाई नहीं पता तो कम से कम कोई बाहर का ज्ञान तो पता हो। अबे सोरा चैट जीपीटी का वर्जन है जिसमें वीडियो है। चैट जीपीटी में आदमी टेक्स्ट में पूछता है और टेक्स्ट में जवाब पाता है, पता ना। चैट जीपीटी में बोलते थोड़ी ना उसके अंदर, उसमें पूछते हैं अपने पास कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो वो जवाब भी देता लिख के। सोरा मतलब तुम उससे पूछोगे व्हाट डू यू मीन बाय दिस, तो वो उसकी वीडियो देगा। सोरा मतलब ये है, मतलब इनोवेशन आ, ये अभी कंप्लीट लॉन्च करा हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ट्रायल वर्जन है। इसको आप बोल सकते हो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो नालायक एक नंबर के बिल्कुल एकदम, मतलब जीके का तुम्हारे 10वीं 12वीं के अंदर जीके डालनी चाहिए, कुछ दुनिया के बारे में पता तो रहे। यहाँ तो मतलब बेशर्मों से कहीं पूछ लो प्रेसिडेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, उसी में कंफ्यूज हो जाएंगे अपने पास कि अच्छा ये भी नहीं पता है, बेशरम कहेंगे। और अब लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस, ठीक है भाई, इसमें लिख दो अपने पास कैपिटल एडवांसेस। भाई कैपिटल एडवांसेस अलग चीज है, ठीक है, कैपिटल एडवांसेस। और लिख दो इसमें कोई भी लोन जो 1 साल बाद मिलेगा, लोन गिवन फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ऊपर का कोई भी लोन दिया है वो सब इसमें आएगा, ठीक है भाई। और अदर नॉन करंट एसेट,
इसमें डिस्काउंट या लॉस आते हैं या एक्सपेंस आते हैं जो कि राइट ऑफ करने हैं 1 साल बाद, टू बी रिटर्न ऑफ आफ्टर 1 ईयर। वैसे लिख के देगा आपको कि ये एक लॉस है जो 1 साल के बाद खत्म करना है, तो ये अदर नॉन करंट एसेट है। इसका कोई एग्जांपल लिखना चाहो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। याद है पार्टनरशिप में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बैलेंस शीट में पड़ा रहता था, और जब कोई पार्टनर ऐड होता था या निकल जाता था तो हम इसको बांट देते थे। तो ये एक तरह का लॉस है जो ये अदर नॉन करंट एसेट्स में शो होगा। एक इसमें ये भी लिख लो, डिबेंचर सस्पेंस। ये अभी किसी ने पूछा था कि सर वो कोलेटरल का डिबेंचर सस्पेंस कहां आता है, तो वो भी इसी में आएगा, अदर नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ये भी एक टेम्परेरी अकाउंट है। ठीक है भाई। अब वो दूसरी प्रेजेंटेशन है, जैसे वो उसकी है प्रोविजन फॉर बेड डेट की, कि उधर माइनस भी कर दो इधर भी दिखा दो। कर लिया। करंट एसेट में पहला है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फॉर अप टू ईयर, 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट। अच्छा, इस इन्वेस्टमेंट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ जाएंगी। मार्केटेबल सिक्योरिटी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो 90 दिन के लिए होती है। 90 दिन बोले तो 3 महीने। तुमने कोई इन्वेस्टमेंट कराई 6 महीने की तो वो करंट इन्वेस्टमेंट है। तुमने इन्वेस्टमेंट कराई 6 दिन की तो वो फिर करंट इन्वेस्टमेंट में भी कौन सा पार्ट है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। और मैं नहीं आया, देखो भाई ये 1 साल है, ये 1 साल के ऊपर है। तुमने इन्वेस्टमेंट कराई 1 साल से ऊपर, इसको बोलेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तुमने इन्वेस्टमेंट कराई 1 साल तक, इसको बोलेंगे करंट इन्वेस्टमेंट। और तुमने इसमें भी इन्वेस्टमेंट कराई सिर्फ 90 दिन के लिए, तो बोलो इसको क्या बोलेंगे अपने पास, मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब अगर यहां से मैं ट्रू फॉल्स बनाऊं, बना सकते हो? बोलो। मैंने कहा ऑल मार्केटेबल सिक्योरिटी आर करंट इन्वेस्टमेंट। ऑल मार्केटेबल सिक्योरिटी आर करंट इन्वेस्टमेंट। भाई जो 90 दिन की है वो जाहिर सी बात है 1 साल के तो अंदर ही है। ऑल मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नॉन करंट तो 1 साल के ऊपर है, लेकिन जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है वो तो 1 साल के नीचे है। ये मत कहना सर ये तो इधर भी आ रहा है, ये तो इधर भी आ रहा है। ये तुम्हारा सोचने का तरीका थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के जो नीचे है, इसको नीचे कर देते हैं भाई। ये करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट यहाँ है। अब देखो कि खाली इसी में दिख रहा है अपने पास। ये बेटा कलर बुक मैंने पहले सोचा था तुम्हारे लिए ना, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट किताब बनाई जाए, तो किसी महान अनुभव बच्चे ने मुझे मैसेज भेजा कि सर हम नहीं समझ पाएंगे। मुझे लगा कि ये बोल रहा है तो पढ़ने वाला बच्चा है अपने पास, फिर उनका क्या हाल होगा जो पूरे साल पढ़े ही नहीं है, अगर उनको भी ऐसे दिखा दे अपने पास। मतलब मेरा पर्सनली बस चलता, ये तो हमारी किताब जो लेट हो गई है अपने पास। ये तो है कि मुझे पहले पता चल जाता कि ये इस तरह का कोई हालात होने वाले हैं, तो मैं पहले से सारे कंसेप्ट इस तरह से बना देता। पर खैर, तो ये इसमें तो आता है पर ये उसमें नहीं आता। अच्छा ये बताओ, ऑल करंट इन्वेस्टमेंट ये मार्केटेबल सिक्योरिटी होती है, बोलो ट्रू है फॉल्स? क्वेश्चन जवाब नहीं है ये, आधे बच्चों से जवाब है ये। बेटा मैं क्वेश्चन में लगाना भूल गया, क्वेश्चन है ये। ऑल करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी है, सही है गलत? कह रहा है सारी की सारी करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी है। तो भाई ऐसी करंट इन्वेस्टमेंट जो 9 महीने की है वो तो इसमें नहीं आ पाएगी, इसलिए ये क्या बन जाएगा, फॉल्स। तो थोड़ा पेपर में ना दिमाग साथ में रखना अपने, मतलब घर से कॉपी किताब और पेपर के साथ साथ ये भी लेके जाना है, क्योंकि आप सब कुछ ले जाओ और इसको घर पे छोड़ जाओ तो फिर वो फायदा काम नहीं करेगा। ठीक है भाई। और देखें, हाँ ये अपने पास जो है करंट एसेट में पहला हो गया, फिर है ट्रेड रिसीवेबल। ये 2 ही चीजें आती है बस, एक डेटर और एक बीआर। अच्छा जो तुमने प्रोविजन फॉर बैड डेट पढ़ा था वो तुम यहां माइनस करके भी दिखा सकते हो। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट के 2 तरीके हो गए। एक तरीका क्या हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, और एक हो गया कि डेटर से जाके क्या कर दें, माइनस। कुछ ना कहे तो आप पेपर में ये करके आना, मतलब ये ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट है क्योंकि आपने सब जगह यही पढ़ा है। बट अगर आप शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिख देते हो तो वो भी चल जाएगा, पर एडवाइजेबल है कि आप ये लिखिएगा। फिर इसी की तरह जो तीसरा होता था वो अपने पास होता था इन्वेंट्री। हालांकि इन्वेंट्री पहले आता था इससे। इन्वेंट्री पे लगा लो स्टार, ये मेन है, मतलब इसमें चीजें ऐसी हैं जो पेपर में ज्यादा पूछते हैं। इसमें आता है जी गुड्स, फिनिश गुड, स्टॉक, रॉ मटेरियल, WIP। ये खाली WIP है। इससे ऊपर एक आया था कैपिटल WIP, वो अलग है। ये खाली WIP है। खाली WIP इन्वेंट्री का पार्ट है, कैपिटल WIP नॉन करंट एसेट का पार्ट है। इसके अलावा गुड्स इन ट्रांजिट, ये वो गुड्स हैं जो रास्ते में अभी तक हमारे पास पहुंचे नहीं है। जैसे कश्मीर से माल मंगवाया, सेब मंगवाया, अभी तक आए नहीं है, ट्रेन में है अपने पास, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट होगा। इसके अलावा लाइव स्टॉक नहीं, लाइव स्टॉक लूज टूल्स। लूज टूल्स मतलब हथौड़े पाने या स्पेयर पार्ट्स,
ये सब भी इन्वेंट्री का पार्ट है। तो इन्वेंट्री में इतनी सारी चीजें आएंगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मेन है ना जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बाकी आप मतलब पता ही है, फिनिश गुड मतलब पूरा बना हुआ माल, स्टॉक मतलब बना बनाया माल, रॉ मटेरियल बना ही नहीं है मतलब कच्चा माल है, WIP आधा बना हुआ माल, और नीचे कह रहा गुड्स इन ट्रांजिट, कहीं से माल आ रहा रास्ते में है, लूज टूल जो दुकान में हथौड़े पाने पड़े हुए हैं, स्पेयर पार्ट मतलब स्पेयर बैटरी, स्पेयर ट्राइपॉड, ये सब जो हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं। इसके अलावा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा और पैसा संबंधी आइटम, पैसे में तो पैसा आता ही है, कैश इक्विवेलेंट में बैंक आएगा, ड्राफ्ट्स आएंगे और चेक्स आएंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटी नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है, मतलब अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। हालांकि ये मार्केटेबल सिक्योरिटी करंट इन्वेस्टमेंट का भी पार्ट है, क्योंकि वो भी तो एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है, पर आपका इंस्टीट्यूट कहता है, CBSE कहता है इसको कैश इक्विवेलेंट में दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, तो ये भी वन एंड सेम थिंग है। एंड शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस, छोटे छोटे लोन, किसी को लोन दिए, लोन्स गिवन फॉर 1 ईयर, और अदर करंट एसेट, अगेन इस पे स्टार लगाएंगे, अदर करंट एसेट पेपर में ज्यादा आता है। अदर करंट एसेट में है अक्रूड इनकम, मतलब जो इनकम मिलनी बाकी है, या फिर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है भाई। जैसे देखो मैंने ये 4 बातें लिखी हैं, टैक्स रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स, और टैक्स रिफंड, और एडवांस टैक्स। आपने इसके मेजर हेड और सब हेड बताने। चलो बताओ, पहले टैक्स रिजर्व, और ये शेयर होल्डर फंड। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत सही बेटा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैं बोल ही रहा हूँ, शॉर्ट टर्म और नॉन करंट बता रहा है, मैंने खुद को ही पढ़ा दिया बेटा, बहुत बढ़िया बेटे। अगर टीचर को लिख के दोगे ना शॉर्ट टर्म और यहाँ पे नॉन करंट, वो ना एड्रेस निकालेगा तुम्हारे बोर्ड के रोल नंबर से, घर के आगे मतलब तमाचा लगा जाएगा जोरदार बिल्कुल एकदम, कि तुम एक तो शॉर्ट टर्म बोल रहे हो उसको फिर नॉन करंट बोल रहे हो। टैक्स रिफंड, रिफंड कभी मिलता नहीं है, मिलना बाकी होता है, ठीक है, रिफंड कभी मिलता नहीं, सरकार तुम्हारे को पैसा थोड़ा देगी, सरकार बोलेगी हम आगे एडजस्ट कर देंगे, ये मिलना बाकी होता है। तो अपने बात ध्यान देना भाई, ये अदर करंट एसेट से और किसमें आएगा, करंट एसेट, मिलना बाकी। और एडवांस टैक्स पहले ही दे दिया, ये भी अदर करंट एसेट से और क्या है, करंट एसेट। तो भाई टैक्स एक ऐसा आइटम है जो पूरा पढ़ना पड़ेगा कि भैया टैक्स भी कैसा, उसके हिसाब से फिर आपने इसकी एंट्रीज करनी पड़े, ठीक है। ये लिखना कहीं पे तो लिख लेना, अदरवाइज हैंडआउट के अंदर जो ये मार्क कर लो। अब आपने पूरा हैंडआउट अच्छे से मतलब याद करना है, और हर पेपर से ऐसी शर्मा निकालनी है, हर पेपर से अपने पास जो है क्वेश्चन नंबर 30 या 31 होगा, हालांकि 31 ही होगा ज्यादातर पेपरों में, 31 क्वेश्चन जो भी सब हेड मेजर हेड का आएगा वो कंप्लीट करना, ठीक है। अब सब हेड मेजर हेड आपको घर पे करने की जरूरत नहीं है, ये जितना मैक्सिमम अपना करना था वो मैंने यहाँ कर दिया, आप सिर्फ इसके क्वेश्चन देखो। जैसे ये हो जाए थोड़ा ब्रेक लेके घर पे कंपैरेटिव कॉमन साइज शुरू कर देना। मैं जब कल आप लोग यहाँ पे क्लास में होंगे तो मैं क्वेश्चन कैश फ्लो के और रेशियोज के करूंगा, यहाँ पे मैं कंपैरेटिव कॉमन साइज के क्वेश्चन पहले नहीं करूंगा, मैं पहले इसके क्वेश्चन छोड़ के कैश फ्लो और रेशियो से क्वेश्चन करूंगा। तो आप घर पे कंपैरेटिव कॉमन साइज और जो थ्योरी वाला चैप्टर है वो अपना अच्छे से निपटा के रखिएगा, ताकि हम लोग जब कल बैठे तो कल अपना ये वाला काम जो हमारा होके आगे चल सके, ठीक है। अभी आपके पास जो हैंड आउट आया हुआ है उसमें से तैयारी करें, और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं बेटा आपके पास बुक की सॉफ्ट कॉपी ना आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। एंड अब आपने जो भी डाउट पूछने हैं घर से वो डाउट ग्रुप पे पूछने हैं, अलग से पर्सनल चैट पे डाउट मत भेजिएगा, डाउट ग्रुप पे भेजिएगा। डाउट ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, आपके पास लिंक आ गया होगा, दैट्स ऑल। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, टाइमिंग आपके पास ग्रुप पे आ जाएंगी नेक्स्ट क्लास, बाकी नेक्स्ट में करेंगे।